गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारे जो डेली नीट और जेई का डिस्कशन होता है उसका जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। तो मैं क्वेश्चन शेयर करना शुरू करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक हो गया था हमारा लास्ट क्लास में। क्वेश्चन 36 करते हैं आज। कैसे होगा? अ बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h on a smooth floor. The coefficient of restitution is 1/2. The total distance covered by the ball till it comes to rest. तो सबसे पहले तो देखो ये h हाइट से बॉल नीचे गिरा, फिर ये सपोज h1 हाइट ऊपर गया, फिर h1 हाइट नीचे आ जाएगा। देन ये रिबाउंड करेगा h2 और h2 ही नीचे आ जाएगा। देन h3 एंड देन h3 डाउन। ऐसे करते करते हम देखेंगे कि फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा लाइक दिस। सो टोटल डिस्टेंस हम देख सकते हैं h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 2h4 एंड सो ऑन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, तो दैट मीन्स अगर ये u स्पीड से ग्राउंड से टकराता है, सो e टाइम्स u स्पीड से ये रिबाउंड करेगा। अब यहाँ u को मैं लिख सकता हूँ √2gh, सो u को लिखेंगे √2gh1, राइट। सो e √2gh इज इक्वल टू √2gh1, 2g कैंसिल, सो e स्क्वायर टाइम्स h इज इक्वल टू h1। e की वैल्यू 1/2 है, सो 1/4 हो जाएगा। 1/4 टाइम्स ऑफ h इज h1। तो अब हम अगर ऐड करना शुरू करें, सो टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये हो जाएगा h प्लस 2h1 विच इज 2e स्क्वायर h प्लस 2h2। अब h2 के लिए देखो ध्यान से, जैसे कि अगर कोई बॉल EU से टकराई तो रिबाउंड करेगी वो e स्क्वायर u से। सो e की जगह e स्क्वायर रख देना है वापस से, तो h2 हो जाएगा e की पावर 4 h। सो ये बनेगा 2e⁴ h। देन इसके आगे हो जाएगा 2e⁶ h, 2e⁸ h एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता चला जाएगा। सो अगर h मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e⁴ प्लस 2e⁶ प्लस 2e⁸ एंड सो ऑन। h इंटू 1 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं अब यहाँ से, और ये जीपी बनेगी e स्क्वायर e की पावर 4 e स्क्वायर e की पावर 4 e⁶ e⁸ इन सबको ऐड कर रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स में। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज e स्क्वायर। e स्क्वायर है 1/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3। सो 2 इंटू 4/3 सो h इंटू 11/3 इसका आंसर आना चाहिए।
11h/3 आना चाहिए टोटल डिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37 करेंगे अब। क्वेश्चन है, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस acting on a system, kinetic energy of system always increase, constant, always decreases, may change. This is the question. करो ट्राई, कैसे करेंगे अब? इंटरनल फोर्सेस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे ब्लास्ट होता है, जैसे कोई एक्सप्लोड होता है कुछ चीज़, जैसे कोई बॉल एक्सप्लोड हो गई, स्टोन एक्सप्लोड हो गया, या बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो गया। सो इंटरनल एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ओके, बी आ रहा है, चलो देखते हैं। सो इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इसका एक एग्जांपल है। जैसे कि स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करके रखूं और दोनों एंड्स में ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जैसे ही मैं छोड़ दूंगा स्प्रिंग को तो ब्लॉक्स में एनर्जी आती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इंटरनल फोर्सेस कौन सा इन्वॉल्व है? स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, इंटरनल फोर्सेस अगर रेजिस्टिव फोर्सेस हो जाएं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है। कांस्टेंट नहीं, चेंज तो होगा ही। इंटरनल फोर्सेस की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज तो होना चाहिए, डिक्रीज भी हो सकती है, राइट? देखो जैसे कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक को मैंने v स्पीड दिया राइट की तरफ। अभी स्प्रिंग कैसी है? नेचुरल है, नेचुरल स्टेट में स्प्रिंग है। दोनों ब्लॉक को मैंने v स्पीड दिया, तो जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी ना। तो इंटरनल फोर्सेस ने उनके काइनेटिक एनर्जी कम कर दिया। ये ऐसा भी देख सकते हो कि एक प्रोटॉन है, एक दूसरा भी प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन को भी स्पीड दिया, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। टाइम के साथ इन दोनों का वेलोसिटी डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, तो इनमें अब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। रेस्ट से अगर छोड़ा जाए इनिशियली, टाइम के साथ इनमें स्पीड आती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा इनका। तो मे चेंज होगा इसका, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मे चेंज। और अगर बहुत अच्छा ऑप्शन इसका ये हो सकता था कि मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये ज़्यादा और अच्छा अप्रोप्रिएट होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38। चलो एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन लग रहा है देख के। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स along a smooth track connected with smooth circular track of radius r. It starts from p, टॉप मोस्ट पॉइंट पर देख लो p है, then the resultant force acting on it at q. पॉइंट q एक सर्कुलर पाथ में है और उसका सेंटर लेफ्ट की तरफ है। सो करो, ट्राई करो।
लेफ्ट की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे mg लग जाएगा। सो नॉर्मल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। q में उसकी वेलोसिटी है सपोज v2। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, ठीक है ना, स्मूथ ट्रैक है तो फ्रिक्शन तो कहीं होगा नहीं, सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें ऐसा देख सकते हो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। बोलो कुछ आंसर आ रहा है क्या? ये 1 2 3 4। एनी आंसर? k इनिशियल को हम लिख सकते हैं 0, u इनिशियल हो जाएगा mg इंटू 5r, ठीक है ना। ग्राउंड से हम 0 लेवल मान लेते हैं, ग्राउंड को 0 लेवल मान लिया। k फाइनल हाफ mv2 स्क्वायर, u फाइनल mgr। यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल लो, या mv2 स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। mv2 स्क्वायर यहाँ से आ रहा है 4 mgr इंटू 2, सो mv2 स्क्वायर बाय r आ गया 8 mg, जो कि नॉर्मल है। सो नॉर्मल आ गया 8 mg। अब नॉर्मल लग रहा है और mg लग रहा है, पूछा है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। 90 डिग्री में लग रहे हैं ना दोनों, सो रूट ऑफ 64 m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। 64 प्लस 1 m स्क्वायर g स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mg रूट 65। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसका, रूट 65 टाइम्स mg। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आ गया, रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट आ गया, वेक्टर्स, एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ गया। फाइन, चलो 39 क्वेश्चन। क्वेश्चन 39 करो, फ्रिक्शन भी है इसमें। टू kg ब्लॉक है, उसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी है लेफ्ट की तरफ, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन राइट की तरफ।
time after which the block will stop momentarily. फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू एम जी, म्यू के एम जी कह सकते हो। और एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा है 20 न्यूटन का। म्यू के एम जी निकाल लेते हैं पहले। म्यू के है 0.5, एम जी 20, सो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। एक्सेलेरेशन निकाल लो, एम ए इज इक्वल टू 30, ए आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना। यू ले लो -10, एक्सेलेरेशन है 15, टाइम पूछा है, फाइनल वेलोसिटी 0, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, आंसर आ जाएगा। जीरो इज इक्वल टू -10 प्लस 15t, 15t आ गया 10, t आ गया 2/3, क्लियर। 0.67 सेकेंड्स आ गया, थर्ड ऑप्शन। समझ आ गई बात। एनी डाउट? सी आ जाएगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। पढ़ लो एक बार, इसका ग्राफ भी है, ऑप्शन मैं बता देता हूँ। चलो ये है 40th क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर पार्टिकल moving in one dimension is shown. Total energy of the particle is indicated by cross on the coordinate axis. यहाँ पर दिया हुआ है टोटल एनर्जी, E है टोटल एनर्जी। For the given energy region in which particle cannot be found, particle cannot be found for which region, ये है क्वेश्चन। मतलब हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसको ऐसा देख लो, पोटेंशियल एनर्जी जब स्टेबल होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हो सकता है, तो हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो हम उसकी पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे। अभी देखो ध्यान से, जैसे कि ए से बी की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, why? Because du by dx
0 है तो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, फोर्स 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। सो ए से बी हम देख सकते हैं पार्टिकल कहाँ होगा, बट ए के लेफ्ट साइड और बी के राइट साइड अगर देखो, माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड बी टू इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, du बाई डी एक्स 0 है, यानी कि ये स्टिल इक्विलिब्रियम तो है बट ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ए से बी के बीच ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, ऐसे हम आंसर दे सकते हैं। सो इसका आंसर 2 1, ठीक है ना, बोथ 1 and 2 होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही बात? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है पार्टिकल तो उसका पोजीशन निकाल पाना आसान नहीं होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में निकाल पाना आसान होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41st। ये है क्वेश्चन 41, इसका ऑप्शन भी दिखा देते हैं, देखो चलो ये है क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी रिलीज फ्रॉम पोजिशंस एज शोन। ए को क्या हाइट से छोड़ा गया, 4h हाइट से, और बी को h हाइट से छोड़ा गया। दे कोलाइड इलास्टिकली ऑन हॉरिजॉन्टल पोर्शन mn, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव हाइट्स अटेन्ड बाय ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, ये पूछा है। आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो आइडेंटिकल बॉल्स जब कोलाइड करते हैं 1D कोलिजन बोलते हैं उसको, तो क्या होता है कोलिजन के बाद, क्या होता है? यस बोलो। When ideal balls undergo one-dimensional collision, head-on collision, which quantity is interchanged between the two? कौन सी क्वांटिटी है जो उनके बीच इंटरचेंज हो जाती है या एक्सचेंज हो जा सकती है? क्या चेंज हो जाता है दोनों का? तो याद रख लो, आइडेंटिकल बॉडी है तो क्या चेंज हो जाएगा, क्या इंटरचेंज हो जाएगा? मोमेंटम। ओके, मोमेंटम विल बी एक्सचेंज। सब जैसे हम देखें बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन अगर मैं ए की बात करूं तो ए राइट की तरफ आ रहा होगा और उसका वेलोसिटी क्या होगा, √2g इंटू 4h, और बी लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा u2 से, और u2 क्या होगा, √2gh। सो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगे, तो ए का वेलोसिटी हो जाएगा लेफ्ट की तरफ √2gh और बी का वेलोसिटी हो जाएगा राइट की तरफ √2g इंटू 4h। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या हाइट पे जाएगा, h हाइट पे जाएगा वापस, और बी 4h हाइट पर जाएगा।
तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। समझ आ गया? फिर ऐसे चलता रहेगा, बाद में वापस लौट के आएंगे, रिटर्न होंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो फिर से उनका जो मोमेंटम है इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 42 45 तक करेंगे। क्वेश्चन 42, वर्क डन पूछा है। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फोर्स दिया हुआ है, और फिर डॉट प्रोडक्ट लगा दो। बोलो क्या आएगा आंसर? वर्क डन बाय फोर्स। हाँ, ओके, वेरी गुड। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पर? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, 0 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप, और फोर्स वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 2k। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगा दो? F डॉट एस, 0 प्लस 15 प्लस 4। क्या आंसर आ गया? 19 आ रहा है सभी का? देखो 19 जूल। डॉट प्रोडक्ट लगा दो। अरे डॉट प्रोडक्ट तो आसान है ना, डॉट प्रोडक्ट F डॉट एस। इनिशियल कोऑर्डिनेट है 101, फाइनल कोऑर्डिनेट है 153। 101 से 153 गया तो पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। सो वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट एस। मास की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वन माइनस वन आई कैप प्लस 5 माइनस 0 j कैप प्लस 3 माइनस 1 k कैप। यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 43। समझ आ गया ना? 42। अच्छा, प्रोडक्ट में 0 इंटू 2 0 हो गया, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 4, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाला फॉर्मूला। हाँ, चलो नेक्स्ट 43 करते हैं। इसका ऑप्शन भी बता देता हूँ 43 का। Now here we go.
speed of the body at 5 meter. ट्राई करो, स्पीड क्या होगा 5 मीटर पे, स्पीड क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ से निकालो, एरिया निकाल लो, वर्क डन जाएगा, वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 है, तो चलो एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया आ जाएगा पूरा, फाइव तक जाना है पूरा। तो चलो मैं निकाल लेता हूँ एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, 8 जूल आ गया। ये हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 4 आ गया आंसर। ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन 44, चलो करो ट्राई। bob of pendulum at rest is given horizontal velocity √7 gl. The tension when bob will reach its highest point. एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड निकाल लो, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर देख सकते हो नीचे की तरफ टेंशन लगेगा और नीचे की ही तरफ mg होगा। नहीं नहीं नहीं, जीरो तो एक पर्टिकुलर केस में होता है, √5 gl से फेंका तो सबसे ऊपर टेंशन जीरो आता है, तो ये तो √7 gl से फेंका ना, थ्रो किया, हिट किया,
तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन तो आएगा, तो एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लगाना पड़ेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी भी है और सबसे नीचे वाला पॉइंट पे √7 एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। गेन कितना है पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी इंटू 12। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जाएगा हाफ एम 7gl माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3/2 mgl। सो एम वी स्क्वायर आ गया 3 mgl। थ्री एम जी एल आ गया एम वी स्क्वायर। सो यहाँ से देख सकते हो, आप टेंशन निकाल सकते हो, एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर तो एल है, सो टेंशन आ जाएगा 3 एम जी माइनस एम जी। राइट, समझ आ रहा है कैसे करना है? ऐसे करना है, टेंशन नीचे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, और टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और v कैसे आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से, लॉस इन पोटेंशियल सॉरी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ए आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब, क्वेश्चन 45। फिर ये हमारा टेस्ट सीरीज हो गया, फिनिश हो गया। फिर कल आई थिंक रोटेशनल मोशन या ग्रेविटेशन कुछ तो शुरू होगा। क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे, फिर से 45 तक जाएगा वो। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 45 ट्राई करो। क्वेश्चन 45, water falls from height 50 meter at rate 20 kg per second to operate a turbine. The losses due to friction forces are 20%. The power generated by the turbine is। हाँ, सारे चैप्टर आएंगे, जो भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है उसका मैं लूँगा डिस्कशन। लगा दो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। सो रेट ऑफ पावर जनरेटेड बाय टरबाइन हो जाएगा कि किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। पावर जनरेटेड is equal to rate at which electric energy is produced। so 20% तो फ्रिक्शन में चला गया, लॉस हो गया, तो 80% तो रहेगा ना। तो ये हो जाएगा 80% ऑफ, मतलब 0.8 rate at which potential energy is lost। rate at which potential energy is lost। पोटेंशियल एनर्जी किस रेट से कम हो रहा है? mgh by t।
सो मास अपॉन टाइम दिया है 20, जी की वैल्यू 10, एच है 50, 10,000 वाट। सो 0.8 इंटू 10,000 वाट, सो 8 किलो वाट आ जाएगा आंसर, राइट। 8 किलो वाट, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। चलो ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो इन द नेक्स्ट क्लास ग्रेविटेशन एंड रोटेशन मोशन आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली रोटेशन मोशन आना चाहिए, कोलिजन भी हो सकता है। कोलिजन के बाद इस टेस्ट सीरीज में कवर हो गया था, तो चांस है ज़्यादा है रोटेशन मोशन के आने के। ओके देन, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है पूछ लो। चलो ठीक है, बाय बाय।